in the very last class we thermodynamics in our previous class, in which we have studied Gibbs free energy, right? Gibbs free energy के बारे में हमने थोड़ी सी बातें सीखी थी. In which we have studied Gibbs free energy is something which is made up of by combining enthalpy as well as the entropy, right? More than that, we have also seen that in case of Gibbs free energy, there is no use of G only. We should have to consider the change in Gibbs free energy, which is delta G. And due to this reason, we have seen that there is something which is known to be delta G equals to delta H minus T delta S. Clear? Now, besides this, we have studied that Gibbs free energy is used because it tells us about the spontaneity. What is spontaneity? Spontaneity means कोई भी प्रोसेस, कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसीजर जो अपने आप से प्रोसीड हो रहा है, जिसको प्रोसीड कराने के लिए, जिसको रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हम कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा रहे. यानी यूनिवर्स में जो चीजें खुद से हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनिटी. और इसको हमने किससे सीखा था? इसको हमने सीखा था रेंडमनेस से. आई एम सॉरी फॉर दैट. व्हाट इज रेंडमनेस? रेंडमनेस मींस कि कोई भी चीजें जो अनऑर्गेनाइज हो, वो अपने आप हो रही है, हम उसमें कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उस प्रोसेस की रेंडमनेस को. ठीक है जी. तो ये सब हमने सीख लिया था. बट द पॉइंट वाज कि ना सिर्फ अकेला एंट्रोपी और ना सिर्फ अकेला एंथैल्पी, कोई भी ऐसा हमारा वेरिएबल नहीं था जो स्पॉन्टेनिटी को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सके. हर केस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ रहे थे, जिसकी वजह से हमने एक नया वेरिएबल लिया which is known to be Gibbs free energy. तो Gibbs free energy को हमने क्या बोला? Gibbs free energy is something which is made up of, which is formed by both enthalpy as well as the entropy. राइट? इतना हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था. अब आज हम सीखेंगे कि कैसे गिब्स फ्री एनर्जी हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है. फर्स्ट पॉइंट. उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि गिब्स फ्री एनर्जी का एक्चुअल फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. गिब्स फ्री एनर्जी को हम फिजिकल लाइफ में कैसे समझ सकते हैं. देखिए, इसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी लाइन आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ. गिब्स फ्री एनर्जी is the negative of the useful work of the system. मैं क्या बोल रही हूँ? जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव है of the useful work of the system. पहली इंपॉर्टेंट बात, ये जो W वर्क डन है ये आपका प्रेशर और वॉल्यूम वाला वर्क डन नहीं है. ये आपका जो वर्क डन है ये नॉन एक्सपेंशन वर्क है. व्हाट इज नॉन एक्सपेंशन वर्क? दैट मीन्स ये प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है. अगर आपका टेम्परेचर कम या ज्यादा हो रहा है, प्रेशर कम या ज्यादा हो रहा है, तो वॉल्यूम के ऊपर चेंज आता है. मानते हो ये बात कि जैसे जैसे मैं प्रेशर को इंक्रीज करती हूँ वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है. ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ाया है इन ऑफलाइन क्लासेस जब आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट. सपोज मैं प्रेशर अप्लाई करती जा रही हूँ और जो वॉल्यूम है जो गैस के मोलिक्यूल आसपास प्रेजेंट थे वो धीरे धीरे कंप्रेस होते जाते. दैट मीन्स प्रेशर की वजह से उस वर्क डन के ऊपर, क्योंकि आपका जो W होता है दैट इज P into डेल्टा, कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है. बट मैं ये बोल रही हूँ कि ये वर्क डन आपका ये वाला नहीं, आपका नॉन एक्सपेंशन वर्क है जिसका प्रेशर और वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं पड़ता. तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है दिस इज द नेगेटिव ऑफ द यूजफुल वर्क ऑफ द सिस्टम. दैट मीन्स मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है, कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो है नेगेटिव ऑफ 100 जूल. अपनी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी यूनिट जूल होती है. एम आई क्लियर? बिल्कुल, ये बात हमने पढ़ी थी कि क्योंकि आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो एनर्जी और टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी के बीच का रिलेशन है. एनर्जी आपका जूल में है, एंट्रोपी आपका जूल पर केल्विन में है, टेम्परेचर केल्विन में है, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया और ओवरऑल रिजल्ट आपका जूल में आ जाएगा. तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी -100 जूल है किसी सिस्टम के लिए, उसके केस में जो वर्क डन है वो 100 जूल है. यानी ये जो आपका वर्क डन है, ये जो आपका सिस्टम है वो 100 जूल का काम कर सकता है. ये जो आपका सिस्टम है वो 100 जूल का काम कंप्लीट कर सकता है.
बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट से, बिना किसी एक्सटर्नल सराउंडिंग की रिक्वायरमेंट से। इसको बाहर क्या चल रहा है नहीं पड़ रहा है, इसको सिर्फ ये कंसिडर करना है कि वो एक्चुअल में खुद से कितना काम प्रोसीड कर सकता है। ठीक है जी। तो मान लीजिए भाई भाई हाथ तक आज प्रोग्राम करो भाई। रणदीप म्यूट योरसेल्फ बच्चे। ओके, सेकंड पॉइंट, अगर मैं मान के चलूं कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो 100 जूल पॉजिटिव है। प्रमोद सर प्लीज म्यूट द सो व्हाट आई वाज सेइंग, अगर मैं मान के चलूं कि आपकी गिब्स की एनर्जी पॉजिटिव में है, 100 जूल में है, तो उसके केस में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, यानी इसके केस में वर्क डन -100। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि उसे अगर वर्क डन करना है, उस सिस्टम को अगर कुछ ना कुछ काम करना है, तो हमें पहले उसको 100 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो हमें 100 जूल जितना काम प्रोवाइड करा सकता है। तो दोनों में से बेटर कौन सा है, ये तो गरीब है, इसको तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है तब जाके हमें कुछ काम देगा। इसके केस में क्या हो रहा है, एनर्जी, इसको एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सेल्फ कैपेबल है 100 जूल का काम करने में, खुद से सफिशिएंट। तो मैं इस एक पॉइंट से मान के चल सकती हूँ कि इस केस में और इस केस में बेटर कौन सा है, डेफिनेटली जो पॉजिटिव वाला 100 जूल है। यानी अगर गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो तभी जाकर के आपका वर्क डन पॉसिबल हो सकता है। ये बात हमने एक्सपेरिमेंटली देखी है, ये बात हमने डिटरमाइन किया है, इसीलिए उन्होंने इस पूरे के पूरे गिब्स फ्री एनर्जी को, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को एक लाइन में समअप कर दिया है, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द यूजफुल वर्क ऑफ द सिस्टम। क्लियर है जी। दूसरी बात मैं यहाँ से ये भी बोल सकती हूँ कि अगर आपकी गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो वर्क डन खुद से हो रहा है, रिएक्शन खुद से प्रोसीड हो रही है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ, इफ डेल्टा जी इज लेस देन 0, वर्क डन is positive, that means reaction is spontaneous, reaction खुद से proceed हो रही है। If delta G greater than 0, work done is negative, reaction is non-spontaneous। देखो जी, बात तो सिर्फ यही है समझने की, but as we are the normal people, as we are the layman people, तो साइंटिस्ट ने ये बात जो समझाई है, अगर वो अभी भी क्लियर नहीं हुई है, इस बात को थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में समझाने की मैं कोशिश करती हूँ कि क्यों गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो तभी हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। ठीक है, तो इसी बात जो मैंने आपको अभी समझाया है वर्बली, इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स वी हैव अ वेरी बेसिक थिंग जो हमने एंट्रोपी के केस में पढ़ी थी, जो कि 110% सही है, शाश्वत बात है कि डेल्टा एस सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर जोन ऑफ सराउंडिंग। डेल्टा एस यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल ठीक बात है ये बात हमने सीखी हुई है कि पूरे यूनिवर्स में हर टाइम कुछ ना कुछ नई चीज बनती रहती है, कुछ ना कुछ नई चीज टूटती रहती है। दैट मींस रैंडमनेस बढ़ रही है, डिसऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है, और एंट्रोपी जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो यूनिवर्स के लिए डेल्टा एस हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पिछले 2-3 लेक्चर में यही बात जो है इस पे हम इतना फोकस डालते हैं। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ डेल्टा एस यूनिवर्स का मतलब है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सही है, बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरी बात, जब हमने लास्ट टाइम आपकी ऑनलाइन क्लास ली थी, आई थिंक दैट वाज द डे बिफोर यस्टरडे, परसों जब हमने क्लास ली थी, उसमें हमने एक न्यूमेरिकल पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो डेल्टा एस सराउंडिंग है,
पहली बात तो डेल्टा एस यानी एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, Q बाय T। दूसरी बात मैंने आपको ये बोला था कि जो Q है ये आपका हीटिंग एनर्जी है, हीट इन सॉरी चेंज इन हीट है, चेंज इन एनर्जी है, यानी हम इसको डेल्टा एच से रिप्लेस कर सकते हैं। हमने न्यूमेरिकल में लिखा तो मैं डेल्टा एस को डेल्टा एच बाय टी लिख सकती हूं, कोई दिक्कत नहीं। बट हमने ये बात ऑब्जर्व की थी लास्ट टाइम कि जो आपका सिस्टम एक बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है वहां पे जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है, एंट्रोपी कम या ज्यादा हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, वो जो एनर्जी रिलीज करेगा हमारे सराउंडिंग के लिए वही एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। मैंने बात आपको समझाई थी कि मान लीजिए ये आपका एक बॉक्स है, इसके अंदर कुछ ना कुछ उठापटक चल रही है, मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं, नए मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एनर्जी जो है ये बाहर रिलीज कर रहा है। ठीक है जी, जब ये एनर्जी रिलीज कर रहा है तो जो सराउंडिंग है वो सिस्टम के द्वारा रिलीज की हुई एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करेगा। बिल्कुल सही बात है। एक बॉक्स है, उसके अंदर एनर्जी कम या ज्यादा हो रही है तो वो जितनी एनर्जी रिलीज करेगा सराउंडिंग के उसके आसपास वाला एरिया वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी अगर आपका जो सिस्टम है वो एनर्जी रिलीज करेगा, सराउंडिंग के लिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और वो आएगी नेगेटिव साइन के साथ। ये बात हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम कि डेल्टा सराउंडिंग जो है उसके लिए वो एनर्जी नेगेटिव हम कंसीडर करेंगे बिकॉज सिस्टम इज रिलीजिंग सम एनर्जी, और रिलीज्ड एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव से। ठीक है जी, तो आपकी जो ओवरऑल रिएक्शन है वो क्या बन जाएगी, डेल्टा सिस्टम माइनस डेल्टा एच बाय टी ग्रेटर देन 0। बिल्कुल ठीक है। क्या मैं इस बात से बोल सकती हूँ P डेल्टा S माइनस डेल्टा H ग्रेटर देन 0? बिल्कुल। क्या मैं इस बात से ये भी लिख सकती हूँ अगर मैं अपनी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं क्या होगा, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S ग्रेटर देन 0? बिल्कुल सही बात है। और डेल्टा H माइनस T डेल्टा S हमने अभी सीखा था वो हमारा होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल, दैट मींस डेल्टा G के इक्वल। तो क्या मैं यहां से लिख सकती हूँ माइनस ऑफ डेल्टा G ग्रेटर देन 0। अब अगर मुझे इस माइनस साइन को खत्म करना है तो मैं क्या करूंगी, डेल्टा G और ये नेगेटिव साइन होगा तो ये आपका जो इक्वलिटी वाला साइन है वो भी चेंज हो जाएगा, डेल्टा G विल बी लेस देन 0। इस बात में तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। इतना मैथ्स तो आप लोग शायद 9th 10th में पढ़ चुके हो कि अगर मेरा माइनस साइन है मैं उसको चेंज करूंगी, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपका इक्वलिटी वाला साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ये बात तो मेरे ख्याल से क्लियर है। तो मैं ये बात बोल सकती हूँ कि डेल्टा G लेस देन 0 कब है, अगर आपका डेल्टा S यूनिवर्स हमने ग्रेटर देन 0 कंसीडर किया था, उसी एक बात से हमने इसको घुमा फिरा के यहाँ तक लिखा। और ये कब हुआ था, डेल्टा S यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 कब हुआ था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। दैट मींस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा S यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 है, हमें पता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा G लेस देन 0 है, ये बात हमने प्रूव कर दी है वर्बली भी और मैथमेटिकली। आई होप ये क्लियर हो। कोई डाउट है तो हम ये बाद में कंसीडर करेंगे। फिलहाल मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ आई होप वो आप लोगों को क्लियर हो गया हो। सो दिस इज ऑल, दिस इज व्हाई वी से the Gibbs free energy, the change in Gibbs free energy should be less than 0 for a spontaneous process. अगर वो greater than 0 हो रही है तो आपकी रिएक्शन कैसी है, non spontaneous। क्लियर? चलिए, if you want to take the screenshot आप ले सकते हो और अगर आप साथ साथ नोट डाउन करें तो बहुत अच्छी बात है। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ कंडीशंस के बारे में कि गिब्स फ्री एनर्जी क्योंकि हमारी दो अलग अलग चीजों से बनी हुई है, एंथैल्पी से और एंट्रोपी से, और हमने इतना सीख लिया कि हमारी गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा लेस देन 0 होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस। अब हम ये देखेंगे कि अगर आपका एंथैल्पी और एंट्रोपी ऊपर नीचे हो रहा है, एक बार आपका एंथैल्पी कम हो रहा है, एक बार आपका एंट्रोपी ज्यादा हो रहा है, वो नेगेटिव हो रहा है, वो पॉजिटिव हो रहा है, तो उसकी वजह से ओवरऑल गिब्स फ्री एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, उसकी वजह से हमारे रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इज अच्छा, ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को अभी मैंने अब तक एक्सप्लेन किया है और साथ ही साथ जो मैं आपको एक टेबल करा रही हूँ स्पॉन्टेनिटी के लिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इस टॉपिक को तो बस अच्छे से याद कर लो, समझ लो, ट्रेन कर लो, जो भी आपको इफेक्टिव लगे। डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, बट ये टॉपिक आपने छोड़ के नहीं जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द स्पॉन्टेनिटी टेबल। उससे पहले हमें पता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस जी डेल्टा एक्स। इसके अलावा हमें ये भी पता है डेल्टा जी लेस देन 0 रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हर एक का हम अलग अलग मीन्स लेंगे। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अगर हमारा डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हो, मैं पहले बेसिक स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट केस है इफ डेल्टा एच इज लेस देन 0, या फिर मैं सिंपल बोलूं अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव है, तो कौन सी कंडीशन आपकी फेवरेबल कंडीशन है, यानी रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है। ये पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना, सेम एज इट इज डेल्टा एस, ये हम लगातार 2 दिन से पढ़ रहे हैं कि डेल्टा एस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाके आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी ये भी आपकी फेवरेबल। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, हम इसमें पुट करेंगे आपकी इस रिएक्शन में। डेल्टा एच आपका नेगेटिव माइनस टी से हमने मल्टीप्लाई किया, डेल्टा एस है आपका पॉजिटिव, यानी नेगेटिव माइनस और पॉजिटिव मल्टीप्लाई में नेगेटिव आ रहा है, ओवरऑल रिजल्ट जो है वो आपका नेगेटिव ही है। ठीक है जी, सो डेल्टा जी नेगेटिव, और हमने पढ़ा है डेल्टा जी नेगेटिव कैसे आपका स्पॉन्टेनियस, यानी ये भी फेवरेबल कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कंसेप्ट आपका क्लियर है, ये आपको पहले से पता है, सिर्फ इसको एक साथ हमने लिखा है, चीजों को याद रखना। सेकंड हम लेके चल रहे हैं, अगर रिएक्शन आपकी नॉन फेवरेबल, नॉन फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है जी? नॉन फेवरेबल कंडीशन में डेल्टा एच जो हमारा नेगेटिव है वो इस बार पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एस जो हमारा पॉजिटिव होता है फेवरेबल, वो इस बार अगर नॉन फेवरेबल नेगेटिव आएगा। अब जब हम अपना डेल्टा जी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव माइनस माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव को ऐड करेंगे रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव, दैट मींस नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन फेवरेबल कंडीशन है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बात तो देखिए आपको ऑलरेडी पता है, इसको मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं थी, बट क्योंकि हम टेबल में सब चीजों को लेके चल रहे हैं इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि सिंपल सी बात है भाई, अगर डेल्टा एच भी स्पॉन्टेनियस को बात को प्रूव कर रहा है, डेल्टा एस भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को प्रूव कर रहा है, तो ओवरऑल जो डेल्टा जी है वो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को प्रूव करेगा। सेम एज इट इज, अगर डेल्टा जी आप डेल्टा एच आपका नॉन फेवरेबल को कर रहा है, डेल्टा एस भी नॉन फेवरेबल को कर रहा है, डेल्टा जी दोनों से मिलके बना तो वो भी नॉन फेवरेबल, इस बात में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत की बात कब होगी, जब एक फैक्टर आपका स्पॉन्टेनिटी को फेवर कर रहा है और दूसरा फैक्टर आपका स्पॉन्टेनिटी को फेवर नहीं कर रहा, यानी एक फेवरेबल है दूसरा नॉन फेवरेबल, उस केस में क्या होगा वो समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट, स्टार्ट करते हैं।
थर्ड पॉइंट हमारा बोल रहा है, सपोज हम लेके चल रहे हैं अपने फर्स्ट केस को जो कि आपका फेवरेबल है। लेट वी हैव डेल्टा एच नेगेटिव, जो कि हमारा फेवरेबल है, यानी स्पॉन्टेनियस कंडीशन को फेवर कर रहा है। फेवरेबल का मतलब ये है। दूसरा हम लेके चल रहे हैं नॉन फेवरेबल, सपोज दिस इज डेल्टा एस नेगेटिव, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं डेल्टा जी के केस में क्या, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच हमारा क्या है जी, नेगेटिव है, माइनस टी डेल्टा एस हमारा क्या है, नेगेटिव है। दैट मींस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अभी तक क्या चल रहा था, हर केस में हमारे पास नेगेटिव ही था या दोनों हमारे पॉजिटिव थे। आप देख सकते हैं नेगेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो मैथमेटिकली अगर मैं लेके चलूं तो हम उस चीज को समझा सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास है -5 और -10, मैं दोनों को ऐड करी -15 ही आए। मेरे पास है +10, मेरे पास है +5, मैं दोनों को ऐड करी तो +15 ही आए। तो वो बात समझाने में कोई इशू नहीं था। बट अब यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे केस हमारा अराइज हो सकता है कि आपका डेल्टा जी नेगेटिव भी हो सकता है ओवरऑल, आपका डेल्टा जी पॉजिटिव भी हो सकता है ओवरऑल। वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इन दोनों में से कौन सा बड़ा फैक्टर है। मान लीजिए पहली बार आपको दिया है -5 + 10, -5 + 10 डेल्टा जी, डेल्टा एस है सॉरी एच है आपका -5 और डेल्टा एस है आपका +10। दैट मींस ओवरऑल रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, नॉन फेवरेबल। बट अगर आपको दे रखा है डेल्टा जी में डेल्टा एस दे दिया आपको +5 और डेल्टा एस आपको दे दिया -10, नेगेटिव, फेवरेबल। तो यानी इस केस के लिए, इस कंडीशन के लिए हमारे पास दो डिफरेंट केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या बनेगा, अगर आपकी ये ओवरऑल जो यूनिट है, जो हमारा ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, ये बड़ा हो, या फिर आपका डेल्टा एच बड़ा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट वी हैव, ये जो आपकी ओवरऑल टर्म है टी डेल्टा एस। फर्स्ट है इफ टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। ठीक है, दैट मींस टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। अगर आपका टी डेल्टा एस डेल्टा एच से बड़ा है, यानी पॉजिटिव वाला पॉइंट नेगेटिव वाले पॉइंट से ज्यादा हो गया है, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, तो पॉजिटिव वाला ज्यादा था नेगेटिव वाले से, ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दैट मींस आपका जो डेल्टा जी है इस कंडीशन के लिए कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो मैं इस बात से क्या बोल सकती हूँ कि आपकी जो रिएक्शन है वो नॉन फेवरेबल है if temperature is high, if temperature is high। अगर टेम्परेचर हाई है यानी आपका ये पूरा का पूरा जो पार्ट 2 है ये बड़ा है, ये पॉजिटिव साइन का है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी रिएक्शन नॉन फेवरेबल। और अगर मैं सेम इसके लिए अपना सेकंड कंसेप्ट लेके चलूं कि अगर आपका टी डेल्टा एस डेल्टा एक्स से छोटा है, उसके केस में क्या होगा, वो करने की कोशिश करते हैं। इस जो आपका केस है इसके सेकंड पार्ट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, फर्स्ट हमने क्या लिया था, टी डेल्टा एस डेल्टा एक्स से ग्रेटर है, यानी पॉजिटिव पार्ट आपका बड़ा था। अब हम लेके चल रहे हैं टी डेल्टा एस इज लेस देन डेल्टा एच, यानी टी लेस देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, यानी टी आपका क्या है, कम है, टेम्परेचर इज स्मॉल, स्मॉल तो नहीं होगा, लो, टेम्परेचर इज लो। अगर टेम्परेचर लो है दैट मींस T डेल्टा S वाला जो केस है आपका वो डेल्टा H से कम हो गया। इसका मतलब
इसका मतलब नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव वाले पार्ट से बड़ा है, या फिर मैं बोलती हूँ पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव वाले पार्ट से छोटा है। तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है जी, पहले हमने क्या लिया था, ये वाला पार्ट आपका बड़ा था, पॉजिटिव पार्ट इंक्रीज था। अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव वाले पार्ट से स्मॉल है, छोटा है। यानी माइनस और प्लस की इस लड़ाई में माइनस वाला जीत गया और आपका डेल्टा जी ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव, यानी फेवरेबल। तो हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल कब है, इफ टेम्परेचर इज लो। ठीक है जी, ये इसी का सेकंड पार्ट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझ सकते हो कि अगर आपका पूरा का पूरा जो डेल्टा जी है, आपका पूरा का पूरा जो फ्री एनर्जी है, उसकी स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी में टेम्परेचर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर वो दोनों के दोनों फैक्टर आपके एक दूसरे को एंटी कर रहे हैं, फेवर कर रहा हो, एक नॉन फेवर। अगर दोनों फेवर कर रहे हैं फिर तो कुछ बात ही नहीं है, दोनों नॉन फेवर कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। बट अगर वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो, एक दूसरे को एंटी अपोज कर रहे हो, तो उस केस में हमारे टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। अगर टेम्परेचर लो है तो मेरी रिएक्शन फेवरेबल होगी, अगर टेम्परेचर हाई है तो मेरी रिएक्शन नॉन फेवरेबल। क्लियर है जी मेरी बात? और ये पूरी की पूरी टेबल आपकी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन in terms of Gibbs free energy। Gibbs free energy के बारे में केस में आप स्पॉन्टेनिटी कैसे बताओगे, तो आपको ये सब बातें एक्सप्लेन। ठीक है जी, सेम एज इट इज जैसे मैंने डेल्टा एच को नेगेटिव लिया, डेल्टा एस को नेगेटिव लिया, यानी एक फेवरेबल एक नॉन फेवरेबल। अब मैं इस केस को फ्लिप कर रही हूँ, मैं इस केस को रिवर्स कर रही हूँ। अब क्या होगा, आपका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और डेल्टा एस नेगेटिव तो है ऑलरेडी, हाँ डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अब एक नॉन फेवरेबल और एक फेवरेबल, मैंने केस को उल्टा किया। तो फोर्थ केस क्या है आपका, डेल्टा एच पॉजिटिव नॉन फेवरेबल, डेल्टा एस पॉजिटिव फेवरेबल। ठीक है जी, अब इसके केस में आपको ये सारा का सारा वेक्टर एज इट इज सोल्व करना पड़ेगा। वही माइनस प्लस वाला केस फिर से क्रिएट होगा। फिर आपको देखना है कौन सा फैक्टर हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये जो फोर्थ पॉइंट है, इसके भी फर्स्ट और सेकंड दो अलग अलग पार्ट बनेंगे। एक बार जब टेम्परेचर कम है, एक बार जब टेम्परेचर ज्यादा है। ये वाला फोर्थ फैक्टर आपने खुद से सोल्व करना है। यू विल सोल्व दिस इन योर फेयर नोटबुक। और कल मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, बट आप लोग इसको खुद से ट्राई करके आएंगे, खुद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही दो अलग अलग फैक्टर बनेंगे, एक बार जब टेम्परेचर कम है, एक बार जब टेम्परेचर ज्यादा है, तो फेवरेबल और नॉन फेवरेबल के ऊपर क्या इफेक्ट। ठीक है जी, तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया है, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इट्स स्पॉन्टेनिटी, राइट। ये प्लीज सोल्व कीजिए खुद से, सेम एज इट इज यही दो अलग अलग फैक्टर बनेंगे। और टेम्परेचर हाई और टेम्परेचर लो की वजह से आपकी जो गिब्स फ्री एनर्जी की स्पॉन्टेनिटी है उसके ऊपर इफेक्ट दूसरा आएगा, उसका इफेक्ट चेंज। ठीक है जी, मैं लिख भी देती हूँ। डेल्टा जी आपको सोल्व करना है, एक बार पॉजिटिव आएगा, एक बार नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव कब आएगा, जब पॉजिटिव का मतलब क्या है, पहले तो बात नॉन स्पॉन्टेनियस, दैट मींस टेम्परेचर इज लो। और सेकंड पॉइंट क्या है, नेगेटिव है, मतलब स्पॉन्टेनियस यानी टेम्परेचर। ये आपने सोल्व करना है, जो मैंने आपको रिजल्ट बताया है कि टेम्परेचर लो और हाई की वजह से कैसे आया। ठीक है जी, चलिए क्लास, तो आज का टॉपिक कवर हो गया है। कल हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। गिव्स